एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कराऊंगी 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। देखो, कोल क्या होता है ये हम आपके चैप्टर में पढ़ेंगे, और पेट्रोलियम क्या होता है ये भी हम आपके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम को हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं। क्या है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human effects. ये बोल रहे हैं कि हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए जो वेरियस मटेरियल यूज़ करते हैं, सम ऑफ देम फाउंड इन नेचर। तो जो हम बेसिक नीड्स के लिए अपने जो यूज़ करते हैं सामान, वेरियस मटेरियल, कुछ चीज़ें वो कुछ होती हैं जो नेचर के द्वारा बनाई गई होती हैं। जैसे हम वेरियस मटेरियल में हम ले लेते हैं एप्पल जो होता है हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। अपनी वो भी एक तरीके से हमारा वेरियस मटेरियल बेसिक नीड्स हो गई। भूख लगने के लिए हम खाते हैं, तो वो हमारा जो है नेचर के द्वारा बनाया गया है ना। तो वो नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो और कुछ चीज़ें सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन इफेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका जैसे कि जैसे आप किसी कॉपी पे लिखते हैं तो वो एक ट्री से बना है, एक स्पेशल ट्री से बना है, पर उसमें ह्यूमंस ने अपने भी कुछ इफ़ेक्ट्स डाले हैं। उन्होंने कुछ अपनी मशीनरीज बनाई हैं, जिससे पेपर बनते हैं, पेड़ों से, ट्रीज से पेपर बनते हैं, तो वो भी ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे बेसिक नीड्स में नेचर के द्वारा, और कुछ चीज़ें ह्यूमन इफेक्ट्स के द्वारा होती हैं। ओके, इतना समझ में आया? तो आपको ये टेबल दे रखी है। नेक्स्ट, इस टेबल में आपको करना है मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो आपको ये टेबल दे रखी है ना, तो इसमें आपको यहाँ पर आपको नेचुरल चीज़ें जो भी आपने करा है और मैन मेड, ये दोनों फिल करना है। ठीक है, इनकी लिस्ट बनानी है। Does this list include air, water and minerals since all these are obtained by nature? तो ये सब जो चीज़ें हैं, एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स, क्या ये सब चीज़ें नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, नेचर की हैं? हाँ, तो ये नेचर की हैं। Thus they call नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कैसे? देखो, नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन है, ये आपके पेपर्स में आती है। तो आप इसे अगर पेपर में आ गई तो आप यहाँ से लिखेंगे, इसको छोड़ो, यहाँ आप लिखोगे कि इसको हाइलाइटर को चेंज कर देता है, ग्रीन कर देता है। आप इसमें लिखेंगे एयर, water, soil, minerals, since these all are obtained by nature, they are called natural resource। अब आपको मैं समझा देती हूँ कि ये आपके पेपर में आता है और इम्पॉर्टेंट भी है कि क्या नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो नेचर के द्वारा बनाया गया हो, जैसे एयर, वाटर, सॉइल्स एंड मिनरल्स। ये 4 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ओके, मार्क कर देते हैं ना। ओके, कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एक्सहॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर
एक्सहॉस्ट हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो आजकल ह्यूमंस करते हैं, जैसे कि वो पानी देख सकते हैं आप, नदियों का पानी कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कितना गंदा होता है, कचरा होता है, मिट्टी सब होता है। और इस सब वजह से ह्यूमंस ना कचरा फैलाते हैं अपनी वर्ल्ड में, अपनी इंडिया में। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या जो हमारी इनहेक्स्ड चीज़ें हैं जैसे वाटर, सॉइल, क्या ये भी एक्सहॉस्ट हो जाएंगी? यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द वाटर इन 7th क्लास। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में वाटर के बारे में कि वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, मतलब जो ख़त्म नहीं होगा कभी, ऐसा रिसोर्स है वाटर। ठीक है। द लाइट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्स इन द नेचुरल रिसोर्स कैन बी बोर्डली क्लासीफाई इनटू 2 काइंड्स। तो इनको 2 काइंड्स में करा है इन लोगों ने क्लासीफाई। देखते हैं वो क्या क्या है। ओके, inexhaustible resource, natural resources. So and how stable resources कौन से होते हैं? These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example sunlight and air. तो अब इन्होंने क्या बोला है कि एक्सहॉस्टेबल चीज़ें वो होती हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो ऐसी क्वांटिटी में है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड हैं। एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं सनलाइट, धूप की रोशनी इंसान कुछ भी कर ले लेकिन वो धूप की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती, है ना? आपको भी ऐसा ही लगता है? तो एग्ज़ाम्पल इन्होंने ऐसा दिया है। ओके। और एयर सॉरी, एयर भी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। अब एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स कौन सा होता है? द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर दिस लिमिटेड। तो ये जो रिसोर्स है ना एक्सहॉस्टेबल, ये रिसोर्स ऐसा है जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो लिमिटेड है। दे कैन बी एक्सहॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है क्या कि जो हमारे एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और जो हमारे एक्सहॉस्टेबल जो हैं उसके बहुत कम ही हैं। तो चलो इस बात को तो छोड़ते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन जो करते हैं आजकल, आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेस्ट को उन्होंने कटवा दिया है, पेड़ कटवा रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कराने के लिए फॉरेस्ट को कटवा दिए जाते हैं, जलवा दिए जाते हैं। तो ये ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा वो एक्सहॉस्ट हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ, जैसे बहुत सारे एनिमल्स को जो ह्यूमन होता है वो खाते हैं। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आपको पसंद है? कमेंट करके बताना मुझे। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, एक्सेट्रा। तो आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? ओके, तो इतना हमने अभी समझा। ओके, अभी हम नेक्स्ट समझते हैं। ये हमारे को एक्टिविटी दी रखी है। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद द पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम कॉफ़ीज़। तो आपको एक कंटेनर लेना है, उसको अगर आप फिल कर सकते हो चाहे तो कॉर्न से, पीनट से, या फिर रोस्टेड ग्राम कॉफ़ी, या फिर किसी से भी कर सकते हो, मतलब जो इसमें दे रखा है।
और आपको डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। तो आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में 7 बच्चे होने चाहिए। डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3, सॉरी आपको जो है 3 ग्रुप बनाने हैं जिसमें 7 बच्चे होने चाहिए। सब ग्रुप कॉन्टैक्ट 1 2 and 3 students, label them as first, second, third generation respectively। तो आपको उनको ग्रुप्स में करना है डिवाइड, और उसको जो ऑब्टेनिंग करनी है वो 1 2 3 ऐसे करके उनको नाम देना है 1 2 3। इतना समझ में आया? ओके। These subgroup represent the consumers as the population is growing. Second and the third generation have larger number of the consumers. Put one full container for each group। तो आपको एक फुल कंटेनर एक ग्रुप के लिए एक टेबल पर रखना है। Ask consumer ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप। तो आपको एक मिनट पहले हम देख लेते ना, पूरा पढ़ता है पहले। ईच ग्रुप कंज्यूम ई टेबल्स फ्रॉम द कंटेनर देयर ग्रुप। तो आपको ईच कंज्यूमर से फर्स्ट जनरेशन जो है उससे पूछना है आपको, क्या पूछना है फ्रॉम द कंटेनर देयर ग्रुप, उनके कंटेनर के बारे में कुछ पूछना होगा। Now ask second generation consumer from the each group do the same. Ask the students, observe the carefully the ability of the e-table and each container. If some things is left in the container, ask third generation from each group consume it. Now finally observe the whether all the consumer of the third generation got the e-table or not. Also observe if the nothing is still have of the container। इतना समझ में आया? ओके। अभी तो मेरा बहुत सारा चैप्टर बचा है, अभी तो ये सेकंड पेज ही है। ओके। Assume that the e-table in the container represent the total availability of the exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas. Each group may have different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be had a earlier concerned about the coming generations and left some of them. In the chapter we learn about the exhaustible resources like coal, petroleum and natural gases. These are formed from the dead remains of living organisms. So इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? आपको क्या लगता है? अब मैंने इतना पढ़ा तो क्या लगता है आपको? तो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स। इस चैप्टर में एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स हम पढ़ेंगे। समझ रहे हो? एक्सहॉस्टिबल मैंने अभी समझाया था, समझ रहे हो ना? कमेंट करना। लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हाँ, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह। दीज आर फाउंड फ्रॉम द डेड सेल। तो जैसे ये कोल, पेट्रोलियम होता है ना, ये जो होते हैं डेड सेल से बने होते हैं। डेड रिमाइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फॉसिल्स। सो दीज आर नोन एंड फॉसिल फ्यूल। देखो अब फॉसिल फ्यूल एक और डेफिनेशन आपकी आ गई है। क्या डेफिनेशन आई है कि
जो हमारे पेट्रोलियम और जो गैसेज होती हैं ना, वो बनी होती हैं डेड रिमाइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डेड रिमाइंस होते हैं ना, जो मर जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी से बने, उनके डेड रिमाइंस जो भी उनका मरने के बाद बचता है ना, बॉडी वगैरह जो भी बचा होता है, उससे बनते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो उसको हम फॉसिल कहते हैं, फॉसिल्स। तो ऐसे उस फ्यूल का नाम पड़ गया फॉसिल फ्यूल। समझ में आया? फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं। फॉसिल फ्यूल एक डेड रिमाइन ऑर्गेनिजम्स का नाम है। समझ में आया? ओके। कोल अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मेन पार्ट इसका, इसको ध्यान से सुनना और स्क्रीन पे एकदम नज़र लगा लेना कि क्या है, ठीक है। कोल, कोल क्या है? यू मे हैव सीन कोल और हैड अबाउट इट फिगर 3.1 it is as hard as stone and it's black in color। तो आपको वो बोल रहे हैं कि आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं कि कोल कैसा होता है। कोल ऐसा होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर्स का होता है, हार्ड स्टोन जैसे, पत्थर जैसे दिखता है वो। ओके, पत्थर जैसे दिखता है। कोल इज़ वन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन कुक फूड। तो कोल एक ऐसा लॉट ऑफ फ्यूल है जो कि यूज़ होता है खाना पकाने के लिए। समझ रहे हो? खाना पकाने के लिए यूज़ होता है कोल। Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine। तो बहुत पहले जो था, जो कोल था ना, वो ट्रेन्स में यूज़ होता था, रेलवे में। समझ रहे हो? ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए, मतलब ट्रेन को चलाने के लिए कोल यूज़ होते थे। इट इज़ यूज्ड इन थर्माकोल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता था थर्मामल पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ भी होते थे। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के लिए होते थे, फूड के लिए, कितनी सारी चीज़ों के लिए देखो यूज़ होता था कोल। कोल कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो कोल जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के में फ्यूल भी यूज़ होता है, एज अ फ्यूल। तो अब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का मेन पार्ट, सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है ये पूरा। तो ये है स्टोरी ऑफ कोल। समझ रहे हो? स्टोरी ऑफ कोल, कोल की स्टोरी पढ़ेंगे हम। वेयर डू वी गेट द कोल फ्रॉम एंड हाउ इट फॉर्म्ड। हमने कोल को कहाँ से पाया और वो कैसा फॉर्म्ड है, मतलब कैसा है वो कोल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। About 300 million, सॉरी 3 तो बहुत कम बोलिए मैंने, 300 million year ago the earth had dense forest। in dense forest in low-lying wetlands area due to natural process like flooding, these forests got burned under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed and the temperature also rose as they sank deeper and deeper। अब देखो क्या है, 3 मिलियन पहले, बहुत 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले जो डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, मतलब डेंस लोइंग इन वेटलैंड्स वगैरह वगैरह। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस जो होती थी लाइक फ्लोडिंग की वजह से जो था ये फॉरेस्ट गॉट बर्न्ड अंडर द सॉइल। तो इन सब की जैसे भूकंप, सुनामी वगैरह वगैरह की वजह से जो था सॉइल के अंदर दबकर, सॉइल के नीचे दबकर, कंप्रेस्ड होकर, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, से सैंक डीपर एंड डीपर। तो जो था टेम्परेचर बढ़ता गया डीपर एंड डीपर अंडर द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर।
बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से द डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्ट इनटू कोल। तो फिर इन सब चीज़ों की वजह से किन की चीज़ों की वजह से, बहुत सारे दबाव की वजह से, कंप्रेस्ड की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो कन्वर्ट होने लगे धीरे धीरे कोल में। ओके, कोल में कन्वर्ट होने लग गए डेड प्लांट्स। एज कोल कॉन्टैक्ट्स मेनली कार्बन, ये भी मेन पार्ट है इसका, मेन है ये भी, मतलब हर चीज़ ही मेन होती है, लेकिन फिर भी ये जो कुछ चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना उनको नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही मेन चीज़ें हैं। तो जो कोल होता है ना वो कार्बन का बना होता है मेनली। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनिशेशन। तो जो स्लो प्रोसेस होता है, प्रोसेस जो होता है डेड वेजिटेशन का इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जो धीरे धीरे जो भी चीज़ें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह मरने के बाद धीरे धीरे जो बनता है ना कोल में, उसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड द रिमाइंस ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो इट फॉर्म्ड रिमाइंस ऑफ द वेजिटेशन, तो ये फॉर्म्ड बन जाता है वेजिटेशन के रिमाइंस का। तो इन कोल को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फिर से आपको बता दिया, इसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अब तो आपके बाद आ जाता है ये कोक वगैरह का। तो बाकी कि इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, कोल की स्टोरी, अबाउट कोल की स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो में पढ़ी कोल की स्टोरी ऑफ कोल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोल तार और कोल गैस के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।